मैग्नेटाइजेशन ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ये है नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, अब इसमें क्या पढ़ना है? इसमें पढ़ना है मैग्नेटाइजेशन के बारे में। अभी तक जो टॉपिक था ना वो उसमें हमने क्या पढ़ा? पहले तो ये पढ़ा कि क्या मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की एनालॉजी है, कैसे कैसे वो फॉर्मूले उनके मिलते जुलते हैं। मैग्नेटिक, इस वाले चैप्टर में मैग्नेटिक सेंस में और उसमें वो इलेक्ट्रिकल सेंस में, क्योंकि फॉर्मूले में एक रूपता है, ठीक है, एक जैसा कुछ दिखता है उसमें। दूसरी बात, उसने हमें फिर उसको कन्विंस करने के लिए उसने हमें सॉलिनॉइड से कंपेयर करके फॉर्मूले भी थोड़े ट्राई करके दिखा, एग्जाम्पल के तौर पर, तो हमने ज़्यादा डिटेल में नहीं देखी, ठीक है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा अर्थ मैग्नेटिज्म, ठीक है, उसके एलिमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म पढ़े, उसके प्रोसेस के बारे में जो हाइपोथेसिस है वो सब हमने देखा, ठीक है, ये सब हमने देखा। अभी तक हम सिर्फ मैग्नेटिक करंट की वजह से देख चुके हैं। अब हमें देखना है कि जो मटेरियल्स में मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेट नाम की जो चीज़ है, आखिर उसमें ऐसा क्या हो गया है जिसकी वजह से वो दूसरे मेटल्स को या दूसरे मैग्नेट्स को अट्रैक्ट या रिपेल कर रही है। इसको समझना। अब इसको समझना तो है, लेकिन हम इसको समझेंगे कैसे? इसके लिए हमें ना कुछ टूल्स चाहिए, मैथमेटिकल टूल्स चाहिए। टर्म यहाँ पर तेरे को सबसे पहले इंट्रोड्यूस करेगा, उसके बाद मटेरियल के बारे में बताएगा। सबसे पहले तेरे को टर्मिनोलॉजी समझनी है कि क्या टर्मिनोलॉजी है। अब प्रॉब्लम यह है कि तुझे समझना भी अभी है, उसको थोड़ा यूज़ भी करना है, ठीक है। अगर तुझे समझ नहीं आएगा तो तू यूज़ नहीं समझ पाएगा, और यूज़ नहीं समझ पाएगा तो फिर वो आगे वाला टॉपिक समझ पाएगा, ठीक है। और नहीं समझ में आया दोबारा पढ़ लियो, उसमें क्या है। तो मैग्नेटाइजेशन सबसे पहली चीज़ है जिसको हमें समझना है। मैग्नेटाइजेशन क्या चीज़ होती है, इसके लिए हमें थोड़ा ये समझना पड़ेगा कि कोई भी मटेरियल जो है एटम या मॉलिक्यूल से बना। सारे एटम और मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स जिसमें भी पेयर्ड होते हैं सारे, मतलब ऐसा सब्सटेंस जिसके मॉलिक्यूल या एटम में सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं ऑर्बिटल्स में, तो उसकी नेट मैग्नेटिज्म नहीं होती। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमेगा, दोनों अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे। तो इधर एक इलेक्ट्रॉन नॉर्थ भी बनाएगा, साउथ बनाएगा, तो कोई मैग्नेट रखेगा तो नेट अट्रैक्ट या रिपेल करेगा ही। तो दो इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं जब, तो वो इस तरह से रहते हैं कि ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड को वो कैंसल आउट कर देते हैं। जितने भी मटेरियल है जिनमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें नेट मैग्नेटिज्म 0 होता है। ऐसे हर एक घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन एक मैग्नेट है। मोस्ट फंडामेंटल मैग्नेट कौन सा है फाउंडेशनल फिजिक्स में? रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। न्यूक्लियस के अराउंड दुनिया का सबसे छोटा मैग्नेट है हाइड्रोजन का एटम, एक एटम, H2 नहीं, एक इलेक्ट्रॉन जब घूमता है तो उसकी एक नेट मैग्नेटिज्म होती है, जिसकी वजह से वो इधर उधर चीज़ों को अट्रैक्ट रिपेल करता रहता है। इसकी वजह से वो अनस्टेबल होता है। हाइड्रोजन का एक एटम अनस्टेबल होता है, वो जल्दी से किसी दूसरे हाइड्रोजन के नॉर्मल टेम्परेचर पे अनस्टेबल होता है। तो दो नॉर्मल कोई और हाइड्रोजन के एटम से वो बाउंड होके वो इलेक्ट्रॉन फिर ऐसे घूमेंगे कि नेट मैग्नेटिज्म वो ओवरऑल मॉलिक्यूल का 0 कर ले, एटम का नहीं, ओवरऑल मॉलिक्यूल, तो स्टेबल हो जाते हैं मॉलिक्यूल। तो paired electron are more stable configuration than a unpaired electron. नेट मैग्नेटिज्म 0 हो जाता है तो आसपास इंटरेक्ट नहीं करते, इनएक्टिव हो जाते हैं। इनएक्टिविटी और स्टेबिलिटी का आपस में लेना देना आता है ना। इनर्ट जो गैसेज हैं, क्यों इनर्ट है? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन सारे उनके कंप्लीट है, सारे पेयर्ड भी हैं, ठीक है। वो हर सब्सटेंस जिसमें वो मॉलिक्यूल या एटम जिसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है सिर्फ, वो सारे सब्सटेंस मैग्नेटिक सब्सटेंस जिसमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, उन वाले सब्सटेंस को बोलते हैं डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है। ऐसे भी मटेरियल होते हैं जिनमें एक आध दो इलेक्ट्रॉन है बचा हुआ अनपेयर्ड, जैसे सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन होगा जो अनपेयर्ड है, ठीक है, 3s ऑर्बिटल में 3s1 कॉन्फ़िगरेशन, तो 1 इलेक्ट्रॉन उसमें अनपेयर्ड है। ऐसे बहुत से एटम ऐसे भी हैं जिनमें एटम्स में या मॉलिक्यूल में भी एक आध दो इलेक्ट्रॉन ऐसा हो सकता है जो पेयर्ड नहीं हो पाया। जब मॉलिक्यूल हम के बारे में समझते हैं तो हम उस पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अप्लाई करते हैं। जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अप्लाई करते हैं तो उसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन जाती है हमारे पास।
फिर उन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में जब मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं तो उसमें पेड़ अनपेड़ बचता है। तो मॉलिक्यूल के केस में भी एक हमारे पास तरीका है जिससे हम पेड़ अनपेड़ इलेक्ट्रॉन पता करते हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन भी होता है, ठीक है। तो ऐसे मॉलिक्यूल या ऐसे एटम से बना कोई सब्सटेंस जिसमें एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है, उन सब्सटेंस को बोलते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। कुछ बात समझ में आ रही है? मैग्नेटिज्म के बेसिस पे सबसे फर्स्ट डिवीजन मटेरियल्स के बीच में है पैरामैग्नेटिज्म एंड डायामैग्नेटिज्म। डायामैग्नेटिक मटेरियल एंड पैरामैग्नेटिक मटेरियल, सबसे पहली बात ये है। हर सब्सटेंस केमिस्ट्री के बेसिस पे एसिड बेस या साल्ट है ना, ऐसे हर सब्सटेंस मैग्नेटिज्म के बेसिस पे या तो पैरामैग्नेटिक है या वो डायामैग्नेटिक है। समझ में आ गई बात अच्छे से? ओके। अब डायामैग्नेटिक का तो चलो ठीक है, अभी उसमें ज़्यादा हम नहीं जाएंगे, लेकिन उसमें कोई और टाइप नहीं है। लेकिन ये जो पैरामैग्नेटिक है, ये मटेरियल जो है ये सारे एक जैसे नहीं होते। ज़्यादातर मटेरियल तो ऐसे होते हैं जिनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन मैग्नेट के पास लेके जाएगा तो ना अट्रैक्ट होंगे ना रिपेल होंगे, कुछ समझ ही नहीं आएगा, कुछ हो ही नहीं रहा, ऐसा लगेगा कि कोई बिहेव नहीं कर। लेकिन ऐसे भी मटेरियल हैं जिनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है और वो अट्रैक्ट रिपेल होते हैं। जैसे आयरन में भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है डी सब शेल में, 3D सब शेल में, तो उसकी वजह से उसको अट्रैक्ट होना चाहिए, होता भी है वो। कुछ गिनती के सब्सटेंस हैं जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं, सब नहीं होते। एटम के केस में बोलूं तो आयरन, कोबाल्ट, निकल, पोटानियम, जीडी सिंबल होता है उसका, एक और है ध्यान नहीं है, लेकिन ऐसे 4-5 एलिमेंट हैं जो ऐसे हैं जो अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेट से। बाकी के सारे एलिमेंट जिसमें बहुत सारे पैरामैग्नेटिक भी हैं, वो ऐसे हम ज़्यादा उनको अट्रैक्ट होते हुए नहीं देखते। लेकिन अगर हमने लैब सेटिंग पे सब कुछ किया, ठीक है, तो हम देख सकते हैं पैरामैग्नेटिक्स में भी थोड़ा बहुत अट्रैक्शन जो होता है उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मोस्टली सब्सटेंस जो है वो मतलब जो मैग्नेटिज्म जो हमारे दिमाग में इमेज बन रहती है, ऐसे खींच लेगा, पकड़ लेगा, वैसा कुछ जो है बाकी सारे सब्सटेंस नहीं रिप्रेजेंट करते। बात समझ में आ रही है? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को इसीलिए हमने क्लासिफाई किया, एक बनाया हमने कैटेगरी जिसको हम बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक के अंदर एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है और एक नॉन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है। फेरोमैग्नेटिक जो चिपकता है, मैग्नेट से इन्फ्लुएंस होता है, और नॉन फेरोमैग्नेटिक जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है फिर भी वो इतना अट्रैक्ट रिपेल नहीं हो रहा, ठीक है। अब ऐसा क्या हो गया पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में कि कुछ मटेरियल में ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से वो अट्रैक्ट या रिपेल हो रहे हैं, ठीक है, और पैरामैग्नेटिक मतलब और बाकी के नहीं हो रहे, ऐसा क्या हो रखा है इसमें? समझ में आ रही बात? अब तो यहाँ से बात शुरुआत होती है मैग्नेटिज्म की, ठीक है। ये मैग्नेटिज्म क्या, किसी ने बताया कि देख पैरामैग्नेटिक जो सब्सटेंस है ना, वो उसमें इसीलिए वो हम मैग्नेट से अट्रैक्ट रिपेल नहीं हो रहा, जबकि उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद भी इसलिए अट्रैक्ट रिपेल नहीं हो रहा, क्योंकि ये जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो एटम या मॉलिक्यूल्स में, एटम या मॉलिक्यूल्स में जो इलेक्ट्रॉन है जब ये रिवॉल्व हो रहा है तो उसकी एक मैग्नेटिज्म, सपोज एक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व हो रहा है तो मैग्नेटिज्म की डायरेक्शन ये ऐसे, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल लगा लेंगे, तो अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व हो रहा है तो करंट ऐसे है, और करंट ऐसे है तो अंगूठा इधर है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। कोई दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन उस पर्टिकुलर टाइम पे इस प्लेन पर ऐसे रिवॉल्व हो रहा है तो उसमें डायरेक्शन ये है। हर मॉलिक्यूल में जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है उन इलेक्ट्रॉन की वजह से वो रैंडम है, रैंडम होने की वजह से ओवरऑल कैंसिल आउट हो जाता है, इसीलिए बाहर से कोई मैग्नेटिक फील्ड का असर उस पर होता नहीं, क्योंकि इट इज़ नॉट बिहेविंग एज अ मैग्नेट। ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड जीरो, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी किसी भी रीजन में सारे जो कंपोनेंट है उसके सम से निकलती है। जो भी हम एक्सपीरियंस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड इज अ सम ऑफ ऑल द वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। समझ में कुछ बात आ रही है? तो
अच्छा ठीक है, फिर ऐसा है तो सब में ऐसा होना चाहिए था, कुछ है सब्सटेंस में ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से वो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो रहे हैं? यानी पैरामैग्नेटिक में जो फेरोमैग्नेटिक वाली कैटेगरी है वो, उसमें ऐसा क्या हो रखा है उन 4-5 चीज़ों में? तो उस सब्सटेंस में कुछ स्पेशल बात हो रखी है, ठीक है? उस स्पेशल बात को समझाने के लिए एक थ्योरी है, उसका नाम है डोमेन थ्योरी। डोमेन थ्योरी ये कहती है कि जो कुछ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनमें ना किसी पर्टिकुलर सेक्शन में, रीजन में सारे एटम की मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होती है। इस पर्टिकुलर रीजन में सारे एटम की डायरेक्शन एक पर्टिकुलर रीजन में सारे डायरेक्शन है, और इन सब्सटेंस में ऐसे रीजन्स बने होते हैं जिसमें मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अलग अलग डायरेक्शन में होती है, ठीक है? जब हम मैग्नेटिक फील्ड में इन सब्सटेंस को रखते हैं तो इन रीजन में सारे इलेक्ट्रॉन डाइपोल की तरह एक्ट करते हैं। जैसे कोई मैग्नेटिक डाइपोल को हम या मैग्नेट को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो टॉर्क एक्सपीरियंस करता है और स्ट्रेट लाइन में आना जाता है। ऐसे जैसे ही हम एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को सब उसमें रखते हैं तो वो जो रीजन्स हैं उनको डोमेन बोलते हैं, जगह। उस डोमेन में जो भी इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे है तो वो ऐसे होने लगेगा, जो ऐसे है वो ऐसे होने लगेगा। सारे इलेक्ट्रॉन धीरे 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 करके एक डायरेक्शन में अलाइंड होने लगते हैं, और जब सारे इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में अलाइन होने लगते हैं, सारे डोमेन्स के इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में अलाइन होने लगते हैं, तो एक तरफ नेट नॉर्थ और एक तरफ नेट साउथ बन जाता है, और वो सब्सटेंस अपने आप में एक मैग्नेट बन जाता है, ठीक है? जो परमानेंट मैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट माने स्पीकर वाली चुंबक, जो सीधी चुंबक होती है जिसको इधर चिपकाया चिपक रही है। और एक होता है लोहा, लोहे में अगर तू चुंबक चिपकाएगा फिर लोहे को दूसरी तरफ किसी लोहे से चिपकाएगा, चिपक जाता है। यानी जब तक वो चुंबक उस लोहे में चिपका है तब तक वो लोहा एक खुद ब खुद एक चुंबक जैसा है। क्यों? क्योंकि वो एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, उसके सारे डोमेन्स अंडर वो मैग्नेट के इन्फ्लुएंस में एक डायरेक्शन में अलाइंड हो गए, और ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगा बेसिकली। समझ में कुछ बात आ रही है? और जिन सब्सटेंस में ये डोमेन्स नहीं होते उसमें ये नहीं हो पाता, रैंडम एक एक एटम के इलेक्ट्रॉन ऐसे अरेंज होने में बहुत समय लगेगा या बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक इंटेंसिटी लगेगी, ठीक है? जब हम, अब ये है लोहा, इससे कोई दूसरा लोहा नहीं अट्रैक्ट हो रहा, ठीक है? तो हम बोलेंगे ये मैग्नेटाइज नहीं है। लेकिन मैं इसमें एक चुंबक चिपका दूं, फिर दूसरा कील चिपकाऊं तो चिपक जाएगी इसमें, तो बोलूँगा ये मैग्नेटाइज हो गया, ठीक है? तो कितना मैग्नेटाइज हुआ, कितना कम मैग्नेटाइज हुआ, इसको मेजर करना है मुझे। तो मैंने क्वांटिटी बनाई, उस क्वांटिटी का नाम रखा मैग्नेटाइजेशन, तो कैपिटल एम से डिनोट किया। क्योंकि ये क्वांटिटी हम फिजिक्स में डिस्कस कर रहे हैं तो इसको डिफाइन भी करना पड़ेगा हमको कि क्या होता है मैग्नेटिज्म, मैग्नेटाइजेशन का मतलब क्या होगा। तो किसी ने इसको डिफाइन किया। अब मैग्नेटाइजेशन क्या होता है भाई? मैग्नेटाइजेशन तो एक फिनोमेना होता है, मैग्नेटाइज हो जाता, किसी मैग्नेट के इन्फ्लुएंस में कोई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस भी एक मैग्नेट बन जाता है, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन। लेकिन फिजिकली इसको नापते हैं तो कैसे नापते हैं? मैग्नेटाइजेशन होता है नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द सब्सटेंस अपॉन में टोटल वॉल्यूम, पूरे सब्सटेंस की क्या मैग्नेटिक मोमेंट आई है। अब तो बोलेगा ये मैग्नेटिक मोमेंट कैसे नपेगी? तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में मोमेंट होती है वो नपती है भाई, जो चार्ज है और इनटू में चार्ज के बीच की दूरी, वहाँ 2a से दिखाते हैं, सपोज l से दिखा रहे हैं। इसी तरह से मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा टोटल वो होगा मैग्नेटिक पोल इनटू में जो लेंथ है। तो कोई भी जो मैग्नेट है, जो ये मैग्नेट बन गया या मैग्नेट है, उसमें ऐसे नॉर्थ है साउथ है, तो ये एक चार्ज की तरह एक्ट कर रहा है, एक चार्ज की तरह एक्ट कर रहा है, ऐसे हम अज्यूम कर लें, ठीक है? अब ये चार्ज की तरह एक्ट कर रहा है तो भाई इसमें इसकी चार्ज की वैल्यू होती है ना कुछ, इसकी क्या वैल्यू होगी बाद में सोचेंगे।
लेकिन हम मान लेते हैं कुछ वैल्यूज वैसी इसके लिए भी हो सकती है, तो वो वैल्यू इनटू में इन दोनों के बीच की लेंथ, ये वाली जो लेंथ होती है ना, ये इस लेंथ के बराबर नहीं होती, ये थोड़ी कम होती है इससे। ये वाली जो लेंथ है ये एक्चुअल लेंथ की 7/8 टाइम्स, टोटल से ज़रा सा कम होता है। ये मैं ये कहना चाहता हूँ कि पोल जो है बिल्कुल यहाँ नहीं होता, पोल थोड़ा सा अंदर होता है, चल जाएगा और L से इंटू कर देंगे, मैग्नेटिक नेट मोमेंट निकल जाएगी। पूरे मैग्नेट की वॉल्यूम एरिया इंटू में लेंथ लिख देंगे, तो एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मैग्नेटिज्म आया ये पता लग जाएगा। इस क्वांटिटी का नाम है मैग्नेटाइजेशन। अब सपोज तेरे पास दो सब्सटेंस है, सब्सटेंस ए, सब्सटेंस बी, ठीक है, दोनों के बाहर तूने मैग्नेटिक फील्ड नापी बी, बी वैल्यू है, मतलब दोनों अभी अनमैग्नेटाइज हैं, जो भी हैं बी है वैल्यू, स्टार्टिंग वैल्यू, नॉट जीरो बट एनी वैल्यू, क्योंकि अर्थ की भी तो रहती है इधर उधर, कोई मैग्नेटिज्म जीरो तो है नहीं है कहीं भी। अच्छा, तो अब इस ए सब्सटेंस को अगर मैं एक सोलेनॉइड से लपेट दूं, इसको लपेट दूं, तो मैग्नेटिक फील्ड में रख दूंगा मैं, या मैग्नेट से चिपकाने की कोशिश करूं, तो मैंने देखा सेम मैग्नेटिक फील्ड में दोनों सब्सटेंस को रखा, एक में मैग्नेटाइजेशन आया 1 यूनिट और एक में मैग्नेटाइजेशन आया 2 यूनिट्स। तो मैं बोलूँगा ये जो सब्सटेंस है ना बी, ये बहुत आसानी से मैग्नेटाइज होता है और ये उतनी आसानी से मैग्नेटाइज नहीं होता। समझ में आई? तो इस एक क्वांटिटी का यूज़ करके हमने ना दो सब्सटेंस की रिलेटिव टेंडेंसी टू गेट मैग्नेटाइज इसका अंदाज़ा लगाया है। किसी चीज़ को मैग्नेटाइज कैसे किया जाए, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखना पड़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड रखने के लिए तो परमानेंट मैग्नेट ले ले या सोलेनॉइड बनाए, उसमें करंट डाल। कौन सा मैग्नेट लेगा तू बता, चूज कर, अगर तुझे चूज करना हो तो। परमानेंट मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड को कम ज़्यादा नहीं किया जा सकता, जो है वो है। लेकिन तू सोलेनॉइड लेगा तो सोलेनॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका फॉर्मूला है μ0 n I बढ़ा के तू ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बना सकता है। तो तू मैग्नेटिक फील्ड की एक ही वैल्यू चाहिए तब तो ठीक है, लेकिन तू बदलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड बनाना चाहता है, कम कभी ज़्यादा कभी सारी फैसिलिटी चाहता है, कहने का मतलब ये है, सिर्फ करंट को कम ज़्यादा करके, तो तुझे सोलेनॉइड लेना चाहिए। अब बता क्या लेगा, सोलेनॉइड ले लेगा, ठीक है। तो सोलेनॉइड का इस्तेमाल करके हम एक्सटर्नल फील्ड क्रिएट करेंगे, ठीक है। इसको बोलेंगे B0 एक्सटर्नल। एक्सटर्नल माने सोलेनॉइड से आ रही है, हम स्टडी तो सब्सटेंस की कर रहे हैं ना, बस ये सोलेनॉइड तो हमारे पास सिर्फ एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स है, इसका और कोई यहाँ पर यूज़ नहीं है, ठीक है। जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट, उसका फॉर्मूला बस हम यूज़ करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। चलो, अब मैंने इस सब्सटेंस के ऊपर एक सोलेनॉइड लपेट के एक मैग्नेटिक फील्ड B0 अप्लाई कर दी, फिर ये सब्सटेंस भी मैग्नेटाइज होने लगा, तो इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड बनी। जब मैं यहाँ मैग्नेटिक फील्ड नापूंगा तो नेट मैग्नेटिक फील्ड मुझे क्या मिलेगी, जो सोलेनॉइड ने बनाई और जो इसमें मैग्नेटाइजेशन की वजह से आई। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड अराउंड सब्सटेंस कुछ ही हो जाएगा, ठीक है। एक बात अभी हमने समझी थी कि जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा कोई सब्सटेंस, उसमें उतना मैग्नेटाइजेशन हुआ होगा। एक सब्सटेंस ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है मतलब उसमें ज़्यादा मैग्नेटाइजेशन हुआ है, एक सब्सटेंस वीक मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है उसमें कम मैग्नेटाइजेशन हुआ। मैग्नेटाइजेशन का मतलब सारे जो डोमेन्स के जो एटम मॉलिक्यूल्स हैं उनका एक डायरेक्शन में अलाइंड होना, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा, ठीक है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके, जितना किसी सब्सटेंस का मैग्नेटाइजेशन होता है उतनी वो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन मैग्नेटिक परमेबिलिटी है, तो हमारे पास M0 B0 Bm के लिए एक फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट ये पहुंचे यहाँ पर। अब ये चीज़ क्या है, ये चीज़ कहाँ से आई, तो ये जो B है, ये वाला B, इसको तो मैंने ऐसे का ऐसे लिख दिया,
ये जो बी नॉट है, ठीक है, बी नॉट में ये तो कांस्टेंट है और ये आई करंट है, समझ रहे? ये कांस्टेंट है, ये आई करंट है। तो मैंने क्या किया, ये मतलब ये वाली चीज को ना मैंने अब एक ऐसे सोच कि हम बदल सिर्फ किसको सकते हैं, या तो एन बदल सकते हैं आई, म्यू नॉट को तो नहीं बदल सकते ना। इस पूरी चीज को मैंने एक नाम दे दिया, इसको मैंने बोल दिया एच, मैग्नेटिक इंटेंसिटी एन आई, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ये वो है जो हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला है इसमें मैंने बी नॉट की जगह डाला म्यू नॉट एच और बी एम की जगह डाला मैंने म्यू नॉट एम। म्यू नॉट कॉमन कर लिया, बी के नीचे ले आए तो आया एच प्लस एम, ये फॉर्मूला। अब इसने इसमें इंटेंसिटी अलग कर रखी है, ठीक है। मैं इसी फॉर्म में रहने देता हूँ, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये लिखा है, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई इन फॉर्मूलों का मीनिंग? तो हमने नई क्वांटिटी मैग्नेटाइजेशन पढ़ ली और एक मैग्नेटिक इंटेंसिटी पढ़ ली, दो क्वांटिटी हमको इंट्रोड्यूस की गई, एच और एम। एच वो है जो हम अप्लाई करेंगे एन और आई को चेंज कर करके, एम वो है जो आएगा, जो उसमें प्रोड्यूस होएगा। दोनों है मैग्नेटिक फील्ड ही, एक उसकी है जो सॉलिनॉइड प्रोड्यूस कर रहा है, एक उसकी जो मटेरियल में आ रहा है। हम इंटरेस्टेड मटेरियल में ना, इसलिए हम मैग्नेटाइजेशन को अलग से लिख रहे हैं, जब जरूरत हो उसको निकालें। ये हमें पता ही रहेगा कितने टर्न्स लगाए और कितना करंट दिया, म्यू नॉट की वैल्यू सब जानते हैं, नेट मैग्नेटिक फील्ड नापनी पड़ेगी, सब आ जाएगा तो एम आ जाएगा, ठीक है। तो एम आने लाने के लिए बात नहीं हो रही, बहुत सारे फॉर्मूले इनसे आ जाएगा, अलग अलग तरीके, बस इंट्रोड्यूस होता है ये क्या होता है, वो क्या होता है, ये क्या होता है वो। तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी समझ में आया, एच आगे बढ़ता है। अब यहां पर जाके एक और ये फॉर्मूला मिलेगा, ठीक है। अब देख, एक मटेरियल है, उस पर मैंने मैग्नेटिक इंटेंसिटी अप्लाई की, मतलब मैंने ये अप्लाई किया, मैग्नेट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाए, एन आई की वैल्यू रखी तो ये मैग्नेटिक फील्ड एच अप्लाई किया। तो जितना ज़्यादा मैं एच अप्लाई करूंगा, जितनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी, टॉर्क उतना ज़्यादा होता है ना। क्या मामला होता है टॉर्क का? वो मैग्नेटिक डाइपोल में एम बिल्कुल बिल्कुल डाइपोल जैसा ही होगा। डाइपोल का फॉर्मूला क्या होता है टॉर्क में? पी ई साइन थीटा, यहाँ हो जाएगा एम बी साइन थीटा, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी उतना ज़्यादा टॉर्क होगा, उतनी जल्दी घूमना चाहेगा ये। तो जितनी स्ट्रॉन्ग फील्ड होगी उतना ज़्यादा मैग्नेटाइजेशन होगा ना, तो उतना ज़्यादा मैग्नेटाइजेशन होगा। तो मैग्नेटाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ठीक है। इसको ऐसे समझ कि अगर मैं 1 यूनिट मैग्नेटिक इंटेंसिटी लगाता हूँ और एक सब्सटेंस में 1 यूनिट मैग्नेटिज्म आता है और दूसरे सब्सटेंस में 2 यूनिट आता है 1 यूनिट लगाने से, तो कौन ज़्यादा मैग्नेटाइज होने की एबिलिटी रखता है? डी वाला। इसको नापने के लिए जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक ये नाम मार्क्स आता है, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्सिबिलिटी। क्या होती है ये मैग्नेटिक ससेप्सिबिलिटी? कि भैया कितना आपने मैग्नेटाइजेशन लगाया और कितनी मैग्नेटिक इंटेंसिटी थी, अमाउंट ऑफ मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस अपॉन में इंटेंसिटी। अब सपोज मैं इसको निकालूंगा ए के लिए, तो मैग्नेटाइजेशन कितना है? 1 यूनिट। ये कितना लगा है? 1 यूनिट, तो 1 आ गया। और बी के लिए निकाल दूंगा तो 2 यूनिट, और ये कितना लगा है? 1, तो मैग्नेटिक ससेप्सिबिलिटी 2 आ गया। जिसकी मैग्नेटिक ससेप्सिबिलिटी ज़्यादा है उस सब्सटेंस, उस मटेरियल की मैग्नेटाइज होने की एबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है।
तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू से हमें क्या जानकारी मिलती है? यही जानकारी मिलती है कि कोई सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड में रखने पे कितनी जल्दी मैग्नेटाइज होता है। इसका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ज़्यादा, वो मैग्नेटिक फील्ड में जल्दी मैग्नेटाइज हो जाएगा, ज़्यादा मैग्नेटाइज हो जाएगा उतनी यूनिट में जिसमें दूसरा वाला कम हो रहा है। ये मतलब है इसका, ठीक है। अच्छा, अब मैं, क्योंकि मैंने देखा इस वाले बी की जगह मैंने ये एम वाला फॉर्मूला लिखा था, ठीक है। क्या मैं इस m की वैल्यू की जगह ये वाली वैल्यू डाल के कुछ और भी फॉर्मूला बना सकता हूँ? तो इस वाले में जब मैंने ये वैल्यू डाली तो एक ये फॉर्मूला बना नेट मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। ये जो म्यू नॉट है ना, जैसे इलेक्ट्रिकल ससेप्सिबिलिटी होती है ना, ऐसी ये भी होता है। किसी भी मटेरियल की परमेबिलिटी बराबर होती है वैक्यूम और रिलेटिव परमेबिलिटी, मतलब रिलेटिव परमेबिलिटी बराबर होती है मटेरियल की परमेबिलिटी अपॉन में वैक्यूम की परमेबिलिटी। तो यहाँ से किसी यह तो है वैक्यूम के लिए, अगर कोई मटेरियल है तो उस केस में क्या हो जाएगा, म्यू नॉट की जगह पर हम लिख देंगे म्यू नॉट म्यू आर, ठीक है। ये 1 प्लस साई, मतलब ये फॉर्मूला तो हमने बना ही लिया, एक ये वाला फॉर्मूला ही बना सकते, ठीक है। तो ध्यान से देखेगा ना कि यहाँ पर से ना ये भी चीज़ गायब हो गई है, तो इसका मतलब है ये म्यू नॉट 1 प्लस साई ये बराबर है म्यू नॉट म्यू आर के, यानी रिलेटिव परमेबिलिटी या मटेरियल की परमेबिलिटी वो 1 प्लस साई, या तो कह ले इस वाले फॉर्मूले को यहाँ अप्लाई करके कैसे भी समझ लो इसको, इस डायरेक्शन में उस डायरेक्शन में। तो ये है टर्मोलॉजी का पेज, ठीक है। हो सके तो इसके नोट्स बना लियो, कौन सी टर्मोलॉजी एक एक करके फॉर्मूले के साथ एक्सप्लेनेशन के साथ ये वीडियो देख लियो उसको बनाते समय, ठीक है। अब ये यहाँ एक टेबल है, इस टेबल में अलग अलग मटेरियल है, उनकी मैग्नेटिक ससेप्सिबिलिटी भी रखती है। इनकी पॉजिटिव है नहीं है इजीली मैग्नेटाइज हो जाएंगे, इनकी नेगेटिव है, नेगेटिव माने और मुश्किल से मैग्नेटाइज होंगे, ठीक है। इनकी अलग अलग डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए इनकी वैल्यूज क्या होती है। बड़ी इंपॉर्टेंट टेबल है, इससे क्वेश्चंस आते हैं। बताओ डायमैग्नेटिक के लिए मैग्नेटिक ससेप्सिबिलिटी किस रेंज में रहती है, ये लिखना पड़ता है, ठीक है। या ट्रू फॉल्स कौन सी वाली ट्रू है उसके लिए, या फिर ऑप्शनल कुछ भी कहीं भी आ जाएगा ऐसा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट टेबल है, यहीं पर इसको छोड़ देते हैं, मटेरियल कल पढ़ेंगे वरना खिचपिच हो जाएगी, ठीक है। जल्दीबाजी है, पॉज कर दो इसको।